हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल का सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड फेज माना जाता है, जिसे हम लोग एम फेज या माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? एम फेज की। क्लियर है? एम फेज, एम फेज कह दो या फिर हम इसे कहेंगे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज बोलने का रीज़न है, ये अकेला माइटोटिक नहीं होता, इसे मियोसिस फेज भी बोलते हैं, मियोटिक फेज भी बोलते हैं, बट वो डिवीज़न के बेस पे है कि हम कौन सा डिवीज़न देख रहे हैं। डिवीज़न दो तरह के होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। क्लियर है? तो देखो, अभी हम माइटोसिस देख रहे हैं तो माइटोटिक फेज बोल दिया। क्लियर है? माइटोटिक फेज। अब इस फेज में क्या होता है? ये फेज है जिसमें दो सब फेजेस होते हैं। ठीक है? टू सब फेजेस प्रेजेंट, दो सब फेजेस प्रेजेंट होते हैं। वो दो सब फेजेस कौन से हैं? वो दो सब फेजेस हैं, एक तो है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, एक है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक सेलुलर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो फेजेस में डिवाइड है, दो सब फेजेस में डिवाइड है एम फेज। क्लियर है? तो साइटोकाइनेसिस तो एक छोटा सा फेज है, सेल डिवीजन हो जाता है। मेजर पार्ट है कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस फिर फर्दर कुछ सब फेजेस में डिवाइड है, सब फेजेस में, जो कि है फर्स्ट है प्रोफेज, फिर सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, और फोर्थ है टीलोफेज। अब यही चारों सब फेजेस हमें एक वेल अरेंज्ड मैनर में और पूरी डिटेल के साथ स्टडी करनी है। क्लियर है? समझ गए? ये चारों इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं, चारों के चारों इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं ये फेजेस। समझ गए? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है? तो ये बात हुई एम फेज की, माइटोटिक फेज की। अब देखो, जो सेल डिवीजन है ना, उसमें जो सेल ग्रोथ होती है, सेल की जो ग्रोथ होती है, तब जाकर के सेल डिवाइड होता है। तो देखो, सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस occurs during complete cell cycle, पूरी सेल साइकिल के दौरान चलता रहता है। ठीक है? समझ गए? जो सेल की ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और पूरी सेल साइकिल के दौरान चलती रहती है। क्लियर है? ये नहीं है कि हम कहें इस जगह आकर के सेल की ग्रोथ रुक गई। समझ रहे हो? तो आफ्टर ऑल सेल की ग्रोथ चलती ही रहती है। क्लियर है? सेल ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट क्या है? देखो, जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल ग्रोथ होता है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि सेल ग्रोथ तो पूरे के पूरे सेल साइकिल के दौरान चलती रहती है, बट जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक फेज में डुप्लीकेट होता है या रेप्लिकेट होता है। बट द जेनेटिक मटेरियल is replicated only during S phase, सिर्फ और सिर्फ एस फेज में किसका रेप्लिकेशन होता है? जेनेटिक मटेरियल का। डीएनए है तो डीएनए का हो जाएगा, आरएनए तो आरएनए का हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो ये प्रोसेस है कि सेल ग्रोथ पूरे सेल साइकिल में कंटिन्यूअस चलती है। ठीक है? जबकि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक पर्टिकुलर एस फेज के अंदर ही, सिंथेसिस फेज में ही रेप्लिकेट होता है या डुप्लीकेट होता है। क्लियर है? ये पूरे सेल साइकिल के दौरान परफॉर्म नहीं होता फंक्शन। समझ गए?
फिर देखो अपने स्टडी के बेसिस पे, अपने स्टडी के बेसिस पे सेल साइकिल में जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन वो दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन होता है दो टाइप्स का, 2 टाइप्स अपने सिलेबस के हिसाब से। एक्चुअल में ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। अपने सिलेबस के हिसाब से 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को हम लोग कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस, क्लियर है, और एक को कहते हैं मियोसिस, मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप का सेल डिवीजन है। थर्ड जो है, जो अपने यहाँ नहीं डिस्कस किया जाता, एमाइटोसिस, क्लियर है। ये 2 मेजर टाइप हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है ना, माइटोसिस सेल जो सेल डिवीजन है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell remains same as in parent cell। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम के नंबर एज इट इज सेम रहेंगे, ठीक है। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell becomes half of chromosomes in parent cell, ठीक है। तो देखो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। पेरेंट सेल में अगर 10 थे तो डॉटर सेल में 5 रह जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। इस डिवीजन को मियोसिस डिवीजन कहते हैं और इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलो ये हुए पॉइंट कि सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं मेनली, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बराबर रहे डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ मियोसिस में पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम थे उसके हाफ हो गए डॉटर सेल के अंदर, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट एक बार निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी निपटाओ, हो गया। चलो तो देखो 2 तरह का डिवीजन है, मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस। अब एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लेना कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं कब? मियोसिस में, और सेम रहते हैं कहाँ? माइटोसिस के दौरान। तो देखो मियोसिस माइटोसिस को 2 अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस को 2 स्पेशल टर्म्स से भी जाना जाता है। कौन कौन सी टर्म्स हैं? देखो मैं बात कर रहा हूँ माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस तो देखो इनके लिए यूज होने वाली दूसरी टर्म्स क्या है? माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, और माइटोसिस को इक्वेशनल और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्लियर है, समझ गए। चलो ये हुए 2 पॉइंट्स, रिडक्शनल एंड इक्वेशनल डिवीजन।
अब मियोसिस माइटोसिस को दूसरी टर्म से भी जाना जाता है, एक और टर्म यूज की जाती है इनके लिए, जो कि है मियोसिस को कहा जाता माइटोसिस को कहा जाता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस को कहा जाता है मियोटिक डिवीजन। क्लियर है? ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो यूज होंगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एम फेज के सब फेजेस को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज के दौरान क्या होता है, तो देखो प्रोफेज में क्या होता है। इन अर्ली प्रोफेज the chromatin material starts to condense in order to form chromosomes, having two sister chromatids, clear है? And centrioles in cytoplasm starts to moves toward opposite poles। ये कब हुआ? ये तो अर्ली प्रोफेज की बात है, ये बात कब की है? अर्ली प्रोफेज की। अब लेटर प्रोफेज में क्या होता है, तो देखो इन लेटर प्रोफेज द न्यूक्लियर membrane endoplasmic reticulum, Golgi body and other cell organelles starts to disappear। ठीक है, लेटर प्रोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और भी जो सेल ऑर्गेनेलीज है, वेसाइकल ट्यूब्यूल्स वगैरह, वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे। ठीक है, अदृश्य होने लग जाएंगे, दिखेंगे नहीं। समझ गए? डिसअपियर होने का मतलब माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे वो। समझ रहे हो? तो देखो अब डायग्राम से समझो प्रोफेज को। ये सेल है, ये क्या है? सेल है। मैं दो बना रहा हूँ क्योंकि एक में मैं शो करूँगा अर्ली प्रोफेज और एक में लेटर प्रोफेज। तो देखो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लग जाएगा और क्रोमोसोम्स बनाने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम बनाएगा जिनके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड हो, दो सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम बनने लग जाएंगे। समझ रहे हो? और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ अटैच होगा फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ साइड में प्रेजेंट, ये इस कॉर्नर में प्रेजेंट क्या होगा, गोल्जी बॉडी, क्या होगे, गोल्जी बॉडी। तो देखो ये गोल्जी बॉडी होंगे, ये गोल्जी बॉडी होंगी। ये गोल्जी बॉडी होंगी और इसी तरह और सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी। और ये है साइटोप्लाज्म। मेन पार्ट, दो मेन स्ट्रक्चर जो कि है सेंट्रियोल्स, ठीक है, जो कि है सेंट्रियोल्स, वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो इस तरफ आना शुरू कर देगा और ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा। ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, इस तरह से। तो देखो ये तो है अर्ली प्रोफेज की बात। लेटर प्रोफेज में क्या हुआ, ये सब कुछ डिसअपियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ डिसअपियर हो गया। यहाँ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए स्कैटर्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। यहाँ साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, समझ रहे हो। तो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बिखरे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है और सेंट्रियोल अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, सेंट्रियोल पहुंच चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल पे। तो ये होता है प्रोफेज के दौरान, क्लियर है। ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये है क्रोमोसोम्स, ये हैं क्रोमोसोम, समझ गए, दो सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम। ये क्या है, ये है सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल, या फिर मैं कहूं तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, क्लियर है, ये भी गलत नहीं है, समझ गए। ये क्या था, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या था, ये था गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ गए, क्लियर है। ये अर्ली और लेटर प्रोफेज। ये क्या है, ये तो है अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। और ये है लेटर प्रोफेज, लेटर प्रोफेज। तो देखो अर्ली और लेटर प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ अब तक कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है, मतलब मटेरियल भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ गए। कुछ परसेंट कंडेंसेशन हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और सेल ऑर्गेनेलीज और ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है। लेटर प्रोफेज आते आते क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये बाकी सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाती है, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देती। जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, अरेंज हो गए हैं और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना चुका है। तो ये है प्रोफेज की दोनों स्टेज, अर्ली प्रोफेज और लेटर प्रोफेज, क्लियर है, समझ गए ना। प्रोफेज निपटाओ, अब इसे जल्दी निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्लियर है। ये बात हुई प्रोफेज की, तो पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सब फेज की बात करते हैं, ठीक है। एम फेज का सेकंड सब फेज वो क्या है, वो है मेटाफेज, मेटाफेज। अब मेटाफेज का डिस्कशन करते हैं। देखो अब मेटाफेज की बात करते हैं। तो जब बात आती है मेटाफेज की, मेटाफेज थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेटाफेज की।
सेकंड मेटाफेज। तो मेटाफेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स विद complete disappearance of nuclear membrane, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है ना? इस फेज के दौरान क्या होता है? In this phase chromosomes या chromatin material is in most condensed state means the chromosomes are most clearly visible in this phase। क्लियर है? यहाँ क्रोमेटिन मटेरियल सबसे ज़्यादा कंडेंस हो चुका होता है, तो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा क्लियरली इसी फेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, नोट सो मेटाफेज इज मोस्ट suitable for morphological study of chromosome। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए मोस्ट स्टेबल फेज है मेटाफेज, मोस्ट सूटेबल फेज है मेटाफेज। क्लियर है? क्योंकि इसी फेज के दौरान क्रोमोसोम अपनी मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट पे होगा, यानी मैक्सिमम विजिबिलिटी इसी टाइम होगी, मैक्सिमम क्लियर विजिबिलिटी। क्लियर है ना? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मेटाफेज के भी प्रोफेज की तरह दो पार्ट कर लेंगे। इन अर्ली मेटाफेज, ठीक है, इन अर्ली मेटाफेज the chromosomes scattered in cytoplasm are connected to centrioles via spindle fibers क्लियर है? देखो अर्ली मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो बिखरे हुए थे ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से किसके साथ जोड़ दिया जाता है? सेंट्रियोल्स के साथ जोड़ दिया जाता है। वाया स्पिंडल फाइबर्स ऑन टू ऑपोजिट पोल्स, दो अलग अलग पोल्स पे। ठीक है, दोनों अलग अलग पोल पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है उनके साथ जोड़ दिया जाएगा किसको? बिखरे हुए क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
इन लेटर प्रोफेज, इन लेटर प्रोफेज, सॉरी मेटाफेज की बात हो रही है, इन लेटर मेटाफेज, इन लेटर मेटाफेज the chromosomes starts to align on equator of cell perpendicular to centriolar axis to form metaphase plate, to form metaphase plate, ठीक है, to form metaphase plate called metakinesis, ये मेटाकाइनेसिस दिखाई नहीं दे रहा यार, called metakinesis, जिस प्रोसेस को मेटाकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स सेल के इक्वेटर पे यानी सेंट्रियोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। अब इसी को डायग्राम से देख लो, ये सेल है, ठीक है, ये मैं लेटर मेटाफेज बना रहा हूं, ये अर्ली मेटाफेज है, ये लेटर मेटाफेज है। क्या होता है अर्ली मेटाफेज में, ये जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है ना, इनके साथ क्या होगा, माइक्रोट्यूबुलर असेंबली की वजह से बनेंगे स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को किससे अटैच कर देंगे, दो अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट इन सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को अटैच कर देंगे, किसके साथ, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए क्रोमोसोम्स के साथ, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए क्रोमोसोम्स के साथ, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी तरह ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। देखो अब स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये अटैच हो जाएंगे, किससे, स्पिंडल फाइबर यहाँ सेंट्रियोमियर से, सेंट्रोमियर से जुड़ेगा और सेंट्रियोल को जोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ और इसी तरह ये, ठीक है, जस्ट सेम इस साइड अपोजिट पोल्स पे, यही चीज़ अपोजिट पोल्स पे परफॉर्म होगी, ठीक है, यही चीज़ अपोजिट पोल्स पे परफॉर्म होगी। तो जो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे वो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जुड़ने लग गए, किसके साथ, सेंट्रियोल्स के साथ, क्लियर है, सेंट्रियोल्स के साथ जुड़ने लग गए। अब देखो ये जुड़ करके किस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं, ये जुड़ करके किस तरह की अरेंजमेंट शो करते हैं, जुड़ करके किस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं। तो देखो ये स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हुए क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे सेंट्रियोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, सेंट्रियोलर एक्सिस ये है, इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये इक्वेटर आ गया, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। किस तरह अरेंज होंगे, देखो इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से, तो ये देखो ये अरेंजमेंट शो होगी,
ये स्पिंडल शेप बनती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? स्पिंडल फाइबर्स। ये अरेंज हो गए, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, डबल 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम थे। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। क्लियर है? ये फाइबर्स हैं स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। और यहां तक लगभग या फिर मैं कहूं कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ तो ये मेटाफेज शुरू हुआ था ना, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से होती है। तो ये है अपना मेटाफेज। पहले क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ। प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम्स बन गए, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम। 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वालों से मतलब एक क्रोमोसोम जिसके पास नॉर्मली एक सिस्टर क्रोमेटिड होती है, एस फेज में जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया था, तो क्या हुआ? 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गई। 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गई तो ये जो कंडेंस होकर के 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स बने हैं, ये पहले बिखरे हुए थे। मेटाफेज आया, मेटाफेज के दौरान क्या हुआ कि सेंट्रियोल्स ने माइक्रोट्यूबुलर असेंबली की हेल्प से ये स्पिंडल फाइबर बनाए, जिनके थ्रू इन्हें जोड़ दिया गया अपोजिट पोल से। अब अपोजिट पोल से लेटर मेटाफेज में क्या हुआ कि इनको खींच करके इक्वेटर पे अरेंज कर दिया गया, ठीक है, जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट नाम का स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये होता है मेटाफेज। समझ गए? ये है मेटाफेज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो, ये बात हुई मेटाफेज की। तो देखो, हम लोग एम फेज के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? प्रोफेज और मेटाफेज। बचे हैं एनाफेज और टेलोफेज। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड बाय।